जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री में चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है दास प्रथा का उन्मूलन। आप जानते होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा कि 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, जो कि एक दास व्यापार शुरू हुआ था 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में शुरू हुआ था, जो कि एक त्रिकोणीय व्यापार के रूप में किया जाता था अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप से। ठीक, इसको ख़त्म कर दिया गया 1794 में। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया और कैसे किया। तो अब जैसा कि आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। किसने ख़त्म किया था ये? जैकोबिन शासन जब आई थी सत्ता में, तब उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, और कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोल्डेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे और अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे। कौन थे ये सौदागर? ये थे बोर्दे और नान्ते। ये क्या करते थे? बंदरगाह से अफ्रीका के तट तक जहाज़ ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सौदागरों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। तो ये इंसानों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था, उनको दासों की तरह दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। ठीक है, बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं सदी में क्या हुआ? दास प्रथा पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। किसने? कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में ही सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था 1794 में। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा दोबारा शुरू कर दी। जब 10 वर्ष बीते तो इसके बाद नेपोलियन ने क्या किया? जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने दोबारा से दास प्रथा शुरू कर दी। फिर बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निगरों, जो अफ्रीका में निगरों रहते हैं, उन लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो 1848 में हुआ। यानी फ्रांसीसी उपनिवेश में, फ्रांसीसी साम्राज्य में जो दास प्रथा से पूरी तरीके से समाप्त हुई वो 1848 का टाइम पीरियड था। अब इस चैप्टर में एक नया शब्द आया है, निग्रो। अब निग्रो कौन थे? निग्रो अफ्रीका में सहारा जो रेगिस्तान था उसके दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल करना प्रतिबंधित हो गया है। ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर था, जिसमें कुछ खास ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये आज ही, इसीलिए हम इसके साथ ही 6th चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। जब क्रांति चल रही थी, जब रूसी रेवोल्यूशन चल रहा था, उस टाइम पे, क्रांति के टाइम पे रोज़ाना की ज़िंदगी लोगों की कैसी थी उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति।
जो कि सेंसरशिप लगा हुआ था क्रांति के टाइम पे, वो हटा दिया गया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था पहले, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में जो घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी भी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी। तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादातर लोगों तक बातें पहुंच जाती थी। ठीक है। आगे है पूरे चैप्टर का सारांश कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की प्रणाली किसने चलाई थी, तो वो नेपोलियन थे। तो शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। इस चित्र में आप देख सकते हैं आल्प्स पर्वत पार करता हुआ नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है एनसीईआरटी में। अब आगे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। अगर फ्रांसीसी क्रांति से हमें सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली, तो वो थी सोच, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। ठीक है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा मिली और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं जो हमारे देश से हैं, जिन्होंने इनके विचारों से ये प्रेरित थे। ठीक है। बॉक्स 2 में दिया हुआ राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति में उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि इस दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। ये हमारा लास्ट चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति का, ये भी फिनिश हो गया है। आप एनसीईआरटी बुक उठाने की बजाय मेरी वीडियो से अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हिस्ट्री और अदर सब्जेक्टों को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और आगे शेयर करके उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिनको एनसीईआरटी बुक से ना पढ़ करके वीडियो से समझ में ज़्यादा जल्दी आती है, सुनकर ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।